यह प्रकृति के साथ अमानवीय व्यवहार का ही नतीजा है कि आज हम और आप जिस वातावरण में रह रहे हैं वहां कई बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं और बहुत हद तक इसके लिए मानव जाति ही जिम्मेदार है। ऐसी ही एक बीमारी है एड्स या HIV पॉजिटिव। आज इसी विषय पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर चंदन फाफरिया एवं डॉक्टर कुमुद भागवत। आज मैं डॉक्टर मिसेस भागवत, आजीवन स्त्री रोग विभाग में प्रोफेसर, MGM मेडिकल कॉलेज और सेम्स मेडिकल कॉलेज, डॉक्टर चंदन फाफरिया, बहुत प्रसिद्ध स्त्री रोग विशेषज्ञ, एक वार्तालाप करने वाले हैं प्रश्न उत्तर की जगह। इस वार्तालाप का विषय होगा एड्स, बहुत घातक बीमारी है जिसका कि एंड ट्रैजिक होता है। डॉक्टर चंदन फाफरिया, यह एड्स क्या बीमारी है? 2 दशक हो गए, इसका कोई अंत ही नहीं है। स्त्री, पुरुष, बच्चे मृत्यु और बहुत ही भयावह जिंदगी से पल्ला ही नहीं झाड़ रहे हैं। HIV यह एक वायरल इन्फेक्शन है और यह HIV-1 और HIV-2 वायरस से फैलता है। शुरुआत में जिस मरीज को होता है, HIV संक्रमित होता है, शुरुआत में बिल्कुल स्वस्थ दिखता है, लेकिन जैसे जैसे बीमारी एड्स में परिवर्तित होती है, यह मरीज विभिन्न तरह के घातक संक्रमणों से घिरता जाता है, कैंसर से घिरता जाता है और उसके परिणाम बहुत ही गंभीर होते हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि चंदन के सभी उत्तर बहुत सटीक, संक्षिप्त और एविडेंस बेस्ड होंगे। एड्स बहुत खतरनाक बीमारी है। बीमारी का सही अंदाज कैसे लगाएं? ये तो पूरे विश्व में कितने एड्स पीड़ित होंगे? क्या स्त्री और पुरुष में कुछ अंतर होता है चंदन? अभी देखा जाए तो दुनिया में 4 करोड़ से भी ज़्यादा लोग HIV संक्रमित हैं और उसमें रोजाना नए नए केस बढ़ते जा रहे हैं। इसमें अधिकतर महिला हैं व लड़कियां हैं। कहा जाए तो 60 से 70% महिलाएं हो सकती है और गर्भवती महिलाओं में इसका करीब करीब 1% के आसपास आंकड़ा है। डॉक्टर फाफरिया, आप एक बहुत लीडिंग गायनोकोलॉजिस्ट हैं। HIV 100% हाईली इन्फेक्शस है। इसे रोकने के क्या प्रयास हो रहे हैं? HIV संक्रमण एक गंभीर समस्या है और इसे रोकने के लिए हमें हर तरीके से प्रयास करना चाहिए, क्योंकि इसके रोकने के उपाय भी सरल है और ये किए भी जा सकते हैं। क्योंकि ये संक्रमण हवा से नहीं फैलता है, अधिकतर जो फैलता है असुरक्षित यौन संबंध से होता है और जिनके ज़्यादातर उनमें जिनके कि मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर होते हैं। ये इन्फेक्शन ज़्यादातर युवाओं में हो रहा है और इसे हमें रोकने के हर तरह से प्रयास करना चाहिए। यदि हम भविष्य का सोचें तो क्या होगा? क्या वृद्ध माता पिता रहेंगे? छोटे छोटे बच्चे रहेंगे? इन युवाओं का क्या होगा? ये तो एक बड़ा ही दुखद स्वप्न लगता है। जो पुरुष होता है बायोलॉजिकली पॉलीगैमस है, उनके एक स्त्री से अधिक सेक्सुअल रिलेशंस होते हैं। ये सेक्सुअल रिलेशंस प्रोस्टिट्यूट के साथ हो सकते हैं, गर्लफ्रेंड्स के साथ हो सकते हैं, कॉल गर्ल के साथ होते हैं या वन नाइट स्टैंड में भी होते हैं। वहाँ से वो एड्स को कॉन्ट्रैक्ट करेगा और अपनी वाइफ को देगा और एड्स फैलता जाएगा। अब प्रोस्टिट्यूशन बाहर विदेशी कंट्रीज में भी होता है, पर वहाँ पे बहुत सख्त कानून है और प्रोस्टिट्यूशन का हेल्थ चेकअप होता है, इसलिए फैलने का डर कम है। पर अपने इंडिया में ऐसे कोई कानून नहीं है या कानून का अच्छा उपयोग नहीं होता, इसलिए एड्स बहुत फास्ट फैल रही है। अब चंदन, HIV का ट्रांसमिशन मोड क्या है? ये आंधी की तरह फैल रही है। कितने प्रकार से HIV आक्रामक हो सकती है? हमारे देश में जो सबसे ज़्यादा HIV फैल रहा है वो असुरक्षित यौन संबंध से फैल रहा है और ज़्यादातर उनमें जिनके कि मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर रहते हैं। हर साल बाहर ये 0.1 से 1% तक फैलने का डर रहता है और हमारे देश के सभी कारणों में से ये 70 से 80% कारणों में यही कारण बनता है और इसी से HIV संक्रमण फैल रहा है। और इसको रोकने के प्रयास भी कितने सरल हैं। या तो इसको जो कारणों से हो रहा है उसको वहीं रोका जाए या इसमें कंडोम के इस्तेमाल से भी इसको रोका जा सकता है। दूसरा इसका प्रमुख कारण है ब्लड ट्रांसफ्यूज़न, ब्लड के प्रोडक्ट का ट्रांसफ्यूज़न, आर्गन ट्रांसप्लांटेशन और आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। ये जो सब तरह से होता है, यदि हम किसी संक्रमित HIV
मरीज का ब्लड हम किसी और को देते हैं तो उसको भी HIV संक्रमण होने का डर 90 से 95% रहता है, और ये भी हमारे कानूनों में से करीब 5 से 7% बनता है। परंतु सरकार ने कुछ नियम बना दिए हैं इसे भी रोकने के लिए कि जैसे हम यदि किसी का खून चढ़ाते हैं तो पहले उस डोनर का HIV एंटीबॉडी हम लोग स्क्रीन करते हैं। उस डोनर का यदि HIV संक्रमित नहीं मिलता है तब भी हम इसको अपने मरीज को चढ़ाते हैं। इस तरह से हमने अपने प्रयास में पूरी तरह से ब्लड ट्रांसफ्यूजन से होने वाले संक्रमण को रोक दिया है। फिर इसका एक कारण और भी है, गर्भवती संक्रमित HIV महिला से उसके बच्चे को होना। यदि महिला गर्भवती होगी तो उसके बच्चे को फैलने का डर 20 से 40% तक रहता है, और इसे भी हम रोक सकते हैं। यदि ये महिला गर्भवती शुरुआत में आ गई तो हम आखिरी के 6 महीने इनको कुछ दवाइयाँ दे सकते हैं। जब इनका गर्भ 9 महीने तक जाता है तो हम इनको बिना दर्द के पहले इनका सिजरिन डिलीवरी कर सकते हैं, और सिजरिन डिलीवरी के बनने के बाद जो बच्चा होता है इसको भी हम माँ का स्तनपान नहीं कराते हैं। इस तरह से हम तीनों स्टेज में इस बच्चे को हम संक्रमित होने से रोक सकते हैं, और ये संक्रमण रोकने का तरीका माँ से बच्चों को 99 से 100% तक इस बीमारी को बच्चे को रोक सकते हैं। पर ये बीमारी माँ को क्यों, ये दवाइयाँ माँ को क्यों नहीं करती है, इसी बच्चे को भी संक्रमित होने से रोकती है। इसका और कारण और भी है, जो IV ड्रग यूजर्स, किसी कारण से यदि कोई मरीज IV ड्रग लेता है या IV ड्रग का एडिक्ट होता है, वो भी यदि संक्रमित सिरिंज से या संक्रमित नीडल से यदि अपने को इंजेक्शन लगाता है उसमें भी HIV होने का डर रहता है। पर इसको भी हम रोक सकते हैं कि सब हर जगह डिस्पोजेबल सिरिंज और नीडल को यूज़ करें। उसके बाद एक कारण और बताए, जैसे कि कोई HIV पॉजिटिव मरीज हो और उसको जो स्वास्थ्यकर्मी उसको देख रहे हैं या चिकित्सक देख रहे हैं, यदि उस मरीज की नीडल उस अटेंडेंट को लग जाती है या देखभाल करने वालों को लग जाती है तो उनको भी ये संक्रमण होने का डर रहता है। लेकिन उसको भी हम रोक सकते हैं बाद में कि पता होने पर कि ये मरीज HIV संक्रमित है तो डॉक्टर को, चिकित्सक को या उस स्वास्थ्यकर्मी को हम कुछ दवाई का डोज 1 महीने का दे सकते हैं, जिससे उनमें भी हम संक्रमण होने से रोक सकते हैं। तो हमारे काफ़ी कारणों से ये फैलता है, वो सभी के रोकने के उपाय काफ़ी तरह से सुरक्षित मान सकते हैं हम। चंदन, आपने HIV पॉजिटिव की देखभाल बहुत अच्छी तरह बताई, बहुत अच्छे गाइडलाइंस, बहुत अच्छे प्रोटोकॉल्स दिए, पर इसकी पूरी टीम कौन देखभाल करेगा? संपूर्ण जीवन सावधानी रखनी पड़ती है, शारीरिक, आर्थिक और मानसिक रूप से भी परिवार टूट जाता है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दे रही हूँ। 5 साल पूर्व तक एक HIV मरीज को देखभाल करने के लिए 1 महीने में 20,000 से भी ज़्यादा रुपए लगते थे। इवन अमेरिका में भी ये देखभाल बिना चैरिटी के नहीं हो सकती थी। बिल गेट्स, फोर्ड, इनके बड़े बड़े चैरिटी फाउंडेशन होते थे, उसी से देखभाल हो सकती है। तो इंडिया में तो इसलिए क्या होता है, ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल पूरा नहीं होता और बीमारी कंट्रोल में नहीं आती। ये सबसे बहुत कठिन समस्या है। HIV संक्रमित मरीज का हम घर पे देखभाल कर सकते हैं। यदि उसको कोई घातक बीमारियों ने घेर रखा है तभी उसे हम अस्पताल में भर्ती करेंगे। उस समय इस मरीज को उसके अपने परिजनों की, अपने चिकित्सकों की मदद की ज़रूरत होती है। दूसरी बात है, इनका खान पान का बहुत विशेष ध्यान रखना पड़ता है। इन्हें अच्छा खाना देना चाहिए, इनको उचित देखभाल करना चाहिए। वैसे ये मरीज मानसिक तनाव में काफ़ी रहते हैं तो इनको थोड़ा पॉजिटिव एटीट्यूड भी समझाना पड़ता है। इन्हें कुछ सलाह भी देना पड़ता है कि ये लेट नाइट्स नहीं करें, ये स्मोकिंग नहीं करें, ये अल्कोहल ड्रिंक नहीं करें, ताकि इनकी इम्यून सिस्टम बनी रहे, और इन्हें हमेशा कंडोम का यूज़ करना चाहिए। गवर्नमेंट की रोकथाम के लिए क्या पॉलिसी है? वैसे हमारी सरकार ने नेशनल एड्स प्रिवेंशन और कंट्रोल पॉलिसी बनाई है, जिनमें मरीजों का घर पे भी देखभाल करने में मदद करती है, और जब ये अस्पताल में भर्ती होते हैं तब भी इन्हें देखभाल करने में मदद करती है। इसके अलावा यदि ये मरीज अनेक तरह के घातक इन्फेक्शन से घिर जाते हैं तब हमारी राज्य सरकार भी एड्स कंट्रोल जो सोसाइटी है वो इनके दवाइयों की निःशुल्क व्यवस्था करती है, इनके परामर्श के लिए व्यवस्था करती है। इस बीमारी का अंत तो ट्रेजेडी है। माँ, बाप और बच्चे मृत्यु का शिकार हो जाएंगे। माता, पिता, बहन, भाई मानसिक रूप, आर्थिक रूप से टूट जाएंगे। शुरुआत में जैसे HIV पॉजिटिव होता है बिल्कुल स्वस्थ दिखता है, पर करीब 8 से 10 साल करीब लगते हैं
कि ये बीमारी एड्स में कन्वर्ट हो जाती है और बच्चों में ये उम्र और भी कम होती है, कम समय में ये एड्स में परिवर्तित हो जाते हैं। पर एक बार जैसे बीमारी लग जाती है, इसका कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं है, इसको हम लाइफ को सिर्फ प्रोलॉन्ग ही कर सकते हैं और इस बीमारी को हम किसी भी तरह से जड़ से ख़त्म नहीं कर सकते हैं। ये HIV इन्फेक्शन रहेगा, एड्स में परिवर्तित होगा और बाद में इसके घातक परिणाम होंगे ही। ये वार्तालाप अब मैं 4-5 पॉइंट्स में संक्षिप्त रूप से समाप्त करती हूँ। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं ये बताना चाहती हूँ कि सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन, पर कैपिटा इनकम, लिटरेसी रेट, एजुकेशन और फैमिली साइज पे हम चिकित्सकों का कोई भी कंट्रोल नहीं है। जो कुछ पॉइंट्स मैं सजेस्ट करना चाहती हूँ जिससे कि इस बीमारी पे नियंत्रण अच्छी तरह हो सकेगा, वो पॉइंट नंबर 1 ये है कि शादी के पहले रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है और उस रजिस्ट्रेशन में हर एक कपल का HIV टेस्टिंग करना चाहिए। दूसरा पॉइंट ये है कि हर गर्भवती महिला का HIV टेस्टिंग करना चाहिए। सिर्फ HIV टेस्टिंग करने से कुछ नहीं होता, वो HIV रिपोर्ट कलेक्ट करने आए और अगर वो HIV पॉजिटिव हो तो उसका ट्रीटमेंट किया जाए और हस्बैंड का भी HIV टेस्टिंग करना चाहिए। तीसरा पॉइंट ये है कि उनको अच्छी तरह समझाना चाहिए कि जो HIV के एंटी रिट्रोवायरल ड्रग्स हैं ये डेंजरस नहीं है, ये बहुत अच्छे ड्रग हैं। इससे माता का, पेट में गर्भस्थ बच्चे का, सबका बहुत अच्छा इलाज हो सकता है और जो शिशु पैदा होगा वो एड्स फ्री होगा। और चौथा पॉइंट ये है कि बहुत दफ़ा ये ड्रग थोड़े खतरनाक है और ये एक ड्रग से ज़्यादा 3 से 4 ड्रग्स भी लेने पड़ते हैं, तो उदास नहीं होना चाहिए, ट्रीटमेंट कंटिन्यू करना चाहिए। एक बहुत अच्छे शुभ संदेश आ रहे हैं कि पहले क्या था, लाइफ स्पैन जो होता था HIV मदर का 4 या 5 साल होता था, उसमें अगर 2 बच्चे हुए तो 100% अनाथ बच्चों को छोड़ के जाती थी। पर अब मैं विश्वासपूर्ण कह रही हूँ कि एक HIV पीड़ित स्त्री 15-20 साल तक अच्छी तरह, अच्छी जनरल कंडीशन में रह सकती है और अगर वो बच्चा पैदा करने के बाद 15-20 साल रह जाए तो बच्चे का एजुकेशन कंप्लीट हो जाता है, बच्चा इकोनॉमिकल साउंड हो जाता है और वो भी बहुत हंसी खुशी से जीवन को अपोज करती है। चंदन, अपन ने रोकथाम के उपाय सोच लिए, इसके मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन सोच लिए, इसका अंत क्या होता है, पर इस HIV एड्स की नेचुरल हिस्ट्री क्या है? बिल्कुल, शुरुआत में तो मरीज को इस संक्रमण का अंदाज भी नहीं चलता है और इस संक्रमण का रिस्की बिहेवियर को समझने के लिए बड़ी मुश्किल आती है, क्योंकि जब संक्रमण होता है तब तो या तो मरीज को कोई तकलीफ ही नहीं होती है, यदि होती तो बहुत ही हल्की फुल्की तकलीफ होती है, जैसे कि सिर दर्द, बुखार, दस्त, स्किन रैशेस होना, जिसको हम मामूली एक फ्लू की तरह की समझते हैं और उसका साधारण ये 8 से 15 दिन में ठीक भी रहता है। और जब हम खून की जांच यदि HIV एंटीबॉडीज जांच करवाएं तो वो भी समय नेगेटिव आएगी, क्योंकि हमें मालूम है कि जब ये संक्रमण होता है और HIV एंटीबॉडी डेवलप होने में कम से कम 2 से 3 महीने लगते हैं। इसको हम विंडो पीरियड बोलते हैं और इस विंडो पीरियड में हम जब भी खून की जांच करेंगे हमारे सब टेस्ट नेगेटिव आएगी। तो कोई नया टेक्निक नहीं आया इस विंडो पीरियड के लिए? हाँ, एक नया टेक्निक जरूर आया है जिसको बोलते हैं HIV PCR टेक्निक। इस टेक्निक से हम विंडो पीरियड में भी ये HIV संक्रमण लगाने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन ये टेस्ट भी इतना रूटीन में नहीं आया है कि हम मरीज के लिए कर रहे हैं। कॉस्टली भी बहुत है, कॉस्टली भी बहुत है, बहुत कॉस्टली। अब मैं आपको एक लास्ट क्वेश्चन पूछती हूँ। आपको पता है कि कपल HIV पॉजिटिव है, हस्बैंड भी HIV पॉजिटिव है, वाइफ भी HIV पॉजिटिव है। अब आप उनकी जो ड्रग्स, स्पेसिफिक ड्रग्स आप HIV के लिए दोगे वो तो है ही है, पर उनकी जनरल हेल्थ की निगरानी कैसे करोगे? हाँ, HIV संक्रमण की जनरल देखभाल बहुत अच्छी होना चाहिए। इन्हें नियमित व्यायाम करना चाहिए, इनका खान पान अच्छा होना चाहिए, इनको फ्रेश फ्रूट्स, अच्छी सब्जियां हमेशा धुली हुई मिलना चाहिए, इनके खाने में अंकुरित भी होना चाहिए, इन्हें कम कम और बार बार खाना देना चाहिए। इनका जो पानी होता है वो भी या तो अच्छा उबला होना चाहिए या अच्छी साफ मशीन से साफ़ किया पानी होना चाहिए। और हम जैसे सोचते हैं कि नियमित व्यायाम का तो जीवन में बहुत ही महत्व है, इन्हें नियमित व्यायाम करना चाहिए जिससे इनकी इम्यून सिस्टम अच्छी डेवलप होती है, इनको अच्छा एहसास होता है, इनको अच्छी भूख लगती है और इनकी आयु
प्रोलॉन्ग होती है, अच्छे लंबे समय तक ये अच्छी तरह जी सकते हैं। एड्स का मतलब ही ये है कि इनको किसी भी बीमारी से लड़ने की इनमें क्षमता नहीं रहती। इनको दूसरी न्यूमोनिया हो जाता है, इनको हर्पीज हो जाता है, इनको ट्यूबरक्लोसिस हो जाता है, इनको डायरिया हो जाता है, इनको डिसेंट्री हो जाती है। इसलिए अगर किसी को डिसेंट्री है, डायरिया है, ट्यूबरक्लोसिस है, उसका वेट घट रहा है, तो उसमें एड्स की टेस्ट बहुत बहुत आवश्यक है और ज़्यादा एड्स के मरीज पकड़े जाएंगे और उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट भी होगा। धन्यवाद। सही मायने में इसके उपचार की कोई भी दवा इजाद नहीं की जा सकी है, लेकिन अगर शुरुआती दौर में ही इस बीमारी का पता लग जाए तो काफी हद तक इसकी रोकथाम की जा सकती है। जरूरत है तो समाज की सहानुभूति और सहारे की।